नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। आखिर वो वक्त आ ही गया जब देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी कि लोकसभा में विपक्ष भी बड़े शान से अपनी ताल ठोकेगा और सरकार को, मोदी सरकार को अपनी मनमानी नहीं करने देगा। कदम कदम पर जो बैरियर लगाए गए हैं, संवैधानिक बैरियर, उसका पालन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगा, मोदी सरकार को करना पड़ेगा। अब मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या चुनाव आयोग के दो अन्य सदस्य हों, ईडी सीबीआई के डायरेक्टर हों या लोकपाल की नियुक्ति हो, सब कुछ विपक्ष की सहमति से ही होगा। और तो और सबसे बड़ी बात ये कि सरकारी खर्चों पर पैनी निगाह होगी, क्योंकि लोक लेखा समिति का अध्यक्ष पद विपक्ष के पास होगा। और ये सब इसलिए हो रहा है कि विपक्ष को अब की बार भारत की जनता ने पूरा समर्थन दिया है। पूरे जोशो खरोश के साथ विपक्ष के साथ खड़े होकर के देश की जनता ने उन्हें वो शक्तियां प्रदान की कि संविधान के दायरे में रखते हुए अब विपक्ष का एक नेता वो संवैधानिक पद नेता प्रतिपक्ष संभालेगा, और वो और कोई नहीं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी होंगे। हालांकि वो इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन पूरी कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी तथा चुनाव में मिली जीत के लिए जिम्मेदार राहुल की बहन प्रियंका गांधी ने भी उन्हें समझाया, बुझाया और उन्हें इस पद को स्वीकार करने के लिए राजी कर लिया। तो 10 साल के बाद, या यूं कहें कि 12 साल विधानसभा के नेता और मुख्यमंत्री के तौर पर, और उसके बाद 10 साल प्रधानमंत्री के तौर पर, कभी भी नरेंद्र मोदी ने नेता प्रतिपक्ष का सामना नहीं किया है। ये पहली बार ऐसा होगा जब मोदी जी के साथ राहुल गांधी भी कदम ताल करते हुए दिखेंगे क्या आज ही, जब लोकसभा के स्पीकर पद के लिए ओम बिरला को चुन लिया गया, तो उन्हें बधाई देने के लिए, उन्हें उनकी कुर्सी तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी पहुंचे। केंद्रीय संसदीय मंत्री भी थे, लेकिन राहुल गांधी भी थे। ये कदम ताल करते हुए, दोनों को एक साथ कदम ताल करते हुए देख करके संसद ने लाखों करोड़ों जनता को ये अभिमान जरूर हुआ होगा कि उन्होंने जो मत विपक्ष को दिया है, उसका असर 18वीं लोकसभा के पहले दिन से ही दिखने लगा। अब बारी राहुल गांधी की है, क्योंकि
2004 से लेकर के 2024 यानी कि 20 साल के अपने संसदीय कार्यकाल में पहली दफ़ा वो कोई संवैधानिक पद स्वीकार करने जा रहे हैं। हालांकि आपको ये भी बता दूं कि 2004 और 2009 में भी उन्हें संवैधानिक पद देने का प्रयास किया गया था, लेकिन तब उन्होंने इसे पूरी तरह से खारिज कर दिया था। लेकिन अब उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है। अब आपको बता दें कि गांधी परिवार से राहुल गांधी ये तीसरे सदस्य होंगे जो नेता प्रतिपक्ष का कार्यभार संभालेंगे। इससे पहले उनके पिता राजीव गांधी 1989-90 और मां सोनिया गांधी 1999 से 2004 तक नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाल चुकी हैं। अब आपको बतावें इसके पीछे की कहानी। कांग्रेस ने मंगलवार 25 जून को ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद इसकी घोषणा की। फिर कांग्रेस संसदीय बोर्ड की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को इस बाबत पत्र लिखा। अब आपको ये कोई नया मामला नहीं है। दरअसल 4 जून को जब लोकसभा का परिणाम घोषित हो गया तो उसके 4 दिन के बाद 8 जून को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव रखा गया था। कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा व भारत जोड़ो न्याय यात्रा की रूपरेखा राहुल गांधी ने तैयार की। दोनों यात्राओं की अगुवाई की। ये यात्राएं देश की राजनीति में ऐतिहासिक मोड़ थीं, जिससे करोड़ों मतदाताओं में कांग्रेस के प्रति विश्वास जागा, वहीं कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न हुआ। लिहाजा कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद कल यानी कि 25 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई और उस गठबंधन की बैठक के बाद उन्हें नेता प्रतिपक्ष के रूप में घोषित किया गया। अब दरअसल ये पद 2014 में ही मिल जाना चाहिए था विपक्ष के नेता को, विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के नेता को, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दरअसल तब ये दलील दी गई कि सत्ता पक्ष और स्पीकर की ओर से कि कांग्रेस के पास लोकसभा की कुल 543 सीटों में से 10% सदस्य नहीं हैं, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया जा सकता। नेता प्रतिपक्ष के लिए 55 सीट होना जरूरी है। ये सत्ता पक्ष की दलील थी। लेकिन वहीं ये भी कहा गया कि ये 10% किसी नेता प्रतिपक्ष के लिए लागू नहीं होता। ये नियम, ये परंपरा उसके लिए लागू नहीं होती है। ये परंपरा 10% की जो परंपरा है, जो मान्यता दी है, जिसे कि बताया जा रहा है, वो किसी नए दल की मान्यता को लेकर के है, जिसकी आड़ में विपक्ष को नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं दिया गया। लेकिन अब की बार कांग्रेस ने 99 सीटों पर जीत दर्ज की। इस लिहाज से विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आए। वहीं बीजेपी को 240 व एनडीए गठबंधन को 293 सीटें मिली हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास 232 सीटें हैं। आपको ये भी बता दें कि 2014 में कांग्रेस ने 44 और 2019 में 52 सीटें जीती थी। अब आप नेता प्रतिपक्ष के क्या अधिकार और क्या कर्तव्य है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी को कई शक्तियां और अधिकार मिल जाएंगे। 1 दशक के बाद ये पहला अवसर होगा जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रधानमंत्री के साथ मुख्य निर्वाचन आयुक्त व अन्य 2 आयुक्तों की नियुक्ति चयन करने वाली कमेटी के प्रमुख सदस्य होंगे। इसके अलावा
लोकपाल, ईडी, सीबीआई डायरेक्टर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, एनएचआरसी प्रमुख को चुनने वाली समिति के भी सदस्य होंगे राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष। दरअसल इन कमेटियों के अध्यक्ष पदेन प्रधानमंत्री होते हैं। 10 सालों में पहली बार ऐसा होगा जब प्रधानमंत्री की इन सभी पदों पर नियुक्ति के बाबत राहुल गांधी यानी कि नेता प्रतिपक्ष की सहमति लेनी ही होगी। राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष भारत सरकार के खर्चों की जांच करने वाली लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होंगे। वे सरकार के कामकाज की लगातार समीक्षा करेंगे। साथ ही दूसरे देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना दृष्टिकोण रखने के लिए भारत आमंत्रित कर सकेंगे। संसद में विपक्षी नेता अधिनियम 1977 के अंतर्गत नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट मंत्री के बराबर का होता है। इस पद पर रहने वाले नेता को केंद्रीय मंत्री के समान वेतन व अन्य भत्ते तथा अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। इसके तहत केंद्रीय मंत्री की तहत सरकारी बंगला तथा सचिवालय में एक दफ्तर मिलेगा। मासिक वेतन व अन्य भत्तों के तहत 3,30,000 रुपये मिलेंगे। वैसे बतौर सांसद राहुल को अभी तक 1,45,000 रुपये का वेतन और भत्ता मिलता रहा है। उन्हें कैबिनेट मंत्री की तर्ज पर उच्च स्तरीय सुविधा भी मिलेगी। रेल व हवाई यात्रा मुफ्त होगी, सरकारी गाड़ी भी मिलेगी। तो इन सब अधिकारों को हासिल करने के बाद जब वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में सदन में होंगे, प्रधानमंत्री के ठीक सामने, तो दोनों नेताओं को एक दूसरे की कार्यविधि, कार्यप्रणाली को देखने का भी अवसर मिलेगा पूरी जनता को। साथ ही इस चुनाव में राहुल गांधी ने जिस संविधान की बात की है, अपने लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हुए भी वो संविधान की किताब के साथ ही आए, संविधान जय का उद्घोष भी किया। अब उनकी बारी ये भी है, अब जिस जनता ने उन्हें चुन करके बड़े बहुमत के साथ संसद में भेजा है, अब वो जनता चाहेगी कि जिस तरह से लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी ने संविधान को लेकर, लोकतंत्र को लेकर जो बातें कही हैं, उनका अक्षरशः संसद में पालन हो, वो पालन कराएं, सत्ता पक्ष पर इसके लिए दबाव बनाएं। साथ ही साथ आम जन की आवाज़, जैसा कि उन्होंने अपने आज के भाषण में भी, अपने संबोधन में भी, जब वो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद आभार व्यक्त कर रहे थे, तब भी उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि वो संविधान और संविधान के दायरे में रहकर आम जनता की आवाज़ बन करके उनके दुख दर्दों को भी उठाएंगे और इसके लिए लोकसभा स्पीकर की सहमति भी, मंजूरी भी चाहिए होगी। और उन्होंने उम्मीद भी जताई कि लोकसभा अध्यक्ष इस बार जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं करेंगे। ये एक बड़ा पैगाम था संसद के भीतर। साथ ही जो मुद्दे उन्होंने उठाए थे, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे वो युवाओं का मुद्दा हो, पेपर लीक का मुद्दा हो, परीक्षाओं में जिस तरह की धांधली हो रही है उसका मुद्दा हो, जो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, महिलाओं की आबरू का मुद्दा हो, किसानों को एनएसपी देने का मुद्दा हो, एनएसपी की गारंटी देने का मुद्दा हो, चाहे उनके कर्ज माफ़ी का मुद्दा हो, चाहे वो सेना में भर्ती के लिए जो तत्कालीन मोदी सरकार ने जो नियम कानून बनाए थे उसका मुद्दा हो,
इन सभी मुद्दों को उठाते हुए राहुल गांधी 5 साल तक अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे और निश्चित तौर पर इतना ही नहीं, दरअसल सदन में नेता प्रतिपक्ष आम आदमी की आवाज़ होता है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री के समतुल्य होता है, उसकी एक शैडो कैबिनेट होती है। और अगर अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो राहुल गांधी अपने विपक्ष के नेता के तौर पर अपने दायित्वों का पालन करने के साथ ही उन्हें इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि अगर कोई ऐसी आपात स्थिति आती है जिसके चलते उन्हें सरकार बनाने का मौका मिलता है तो वो इससे भी पीछे नहीं भागेंगे, वो इसका भी पालन करेंगे। तो अब जिस ढंग से पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, या हम कहेंगे कि पिछले 20 साल से जो वो मेहनत करते चले आ रहे थे, पहली बार उन्हें एक संवैधानिक पद मिला है और इस संवैधानिक पद पर उनका जो रुख होगा, उनकी जो गतिविधि होगी, उनकी जो कार्यशैली होगी, वो उनके कद को और ऊपर ले जाएगी। हम सब भारतवासी ये उम्मीद करेंगे कि इस बार 10 साल के बाद जो नेता प्रतिपक्ष का पद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मिला है, वो इस पद पर पूरी मुस्तैदी के साथ न्याय करेंगे। आम जन की जो आवाज़ है उसको सदन में उठाकर व्यक्ति को, समाज के निचले तबके को, आखिरी व्यक्ति तक उसका हक और हुकूक दिलाने का काम करेंगे। हम सबको इंतज़ार रहेगा राहुल गांधी को, उनकी गतिविधियों को, उनकी कार्यशैली को देखने का, परखने का। हालांकि इस चुनाव में और पिछले 5 साल में खास तौर पर कोरोना काल के बाद से राहुल गांधी ने जिस स्तर से अपने आप को मजबूत किया है, वैचारिकी के तौर पर जिस तरह से वो खड़े हुए हैं और जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जो 10,000 किलोमीटर की यात्रा की, उसमें जो कुछ भी आम जन से जो उनको फीडबैक मिला है, उस फीडबैक को अब उसके अनुसार आम जनता को उसका हक और हुकूक दिलाने के लिए वो लड़ेंगे और उसमें जीतेंगे भी। तो आप हमारे साथ बने रहें। इस तरह की खबरों के साथ हम आपसे मुखातिब होते रहेंगे। बस आपको हमारा सहयोग करना है, छोटा सा सहयोग। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने विचार व्यक्त करें ज़रूर। साथ ही अब तक अगर अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।